ठीक है, कल की संरचना में हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार एक विधेयक और वो भी कौन सा विधेयक, साधारण बहुमत का उदाहरण लिया था, साधारण विधेयक का उदाहरण लिया था। उसका रास्ता अधिनियम बनने का कुछ इस प्रकार था। पहले संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास पहुंचते ही किसी विधेयक पर जो राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया थी वो थी अनुच्छेद 111 में। क्या प्रतिक्रिया दे सकते थे, अपनी स्वीकृति दे सकते थे, पहला विकल्प, या फिर अस्वीकृत कर सकते थे, दूसरा विकल्प, या फिर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते थे, ये तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास होता है। ये देखा था हमने। फिर ये भी देखा था कि यदि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित करने के पश्चात यदि अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। एक विधेयक जो है इस प्रकार से कानून बन जाता है ना। अस्वीकृत कर दिए तो बात ही खत्म, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरा विकल्प है उनके पास, पुनर्विचार के लिए लौटा दें। पुनर्विचार के लिए यदि राष्ट्रपति लौटाते हैं संसद को, तो वापस जिसने इस विधेयक को लाया था उसके हाथों में आ जाएगा। फिर देखा था हमने कि वो उसके विवेक पर है कि यदि वो चाहे तो संशोधित कर दे या फिर उसी रूप में फिर से दोबारा प्रक्रिया में ले आए, और दोबारा प्रक्रिया में संशोधित रूप में या उसी रूप में यदि दोबारा ये दोनों सदनों से पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास दूसरी बार में कितना विकल्प होगा, एक ही विकल्प होगा। राष्ट्रपति बाध्य होंगे अपनी स्वीकृति देने के लिए। ये हमने कल तक शॉर्ट में बता दिया, यहाँ तक पहुंचे थे हम। ठीक, अब चलिए राज्य में चलते हैं। ये राज्य है, हाँ, राष्ट्रपति जो है, हाँ, यदि अपने पास रखा है कोई विधेयक नहीं लौटाया नहीं है, तो फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं नहीं, उसी विधेयक को किसी भी रूप में ना। राष्ट्रपति ने अगर अपने पास वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया है तो वो विधेयक जब तक राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत नहीं करते वो नहीं आएगा। फिर वो बदले हुए रूप में आएगा, दूसरे विधेयक के रूप में आएगा बाद में। वही विधेयक संशोधित करके फिर दोबारा नहीं लाया जा सकता है ना। अब मतलब उस संबंध में जो संशोधन करने के लिए ला रहे हैं, उस संबंध में लॉ बनाने के लिए, है ना, तो वो रुक जाएगा 1 वर्ष पश्चात। नहीं, ये राष्ट्रपति ने क्या बोला, वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया, रखा है अपने पास, हाँ, वीटो किया है, जो अपने पास रखता है वो जेबी वीटो, हाँ, अच्छा, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया है। फिर उस विधेयक का क्या होगा, मतलब उसको फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, फिर से नहीं आएगा वो। फिर राष्ट्रपति के जेबी वीटो शक्ति का अर्थ क्या हुआ, है ना। उसी प्रकार करके ला सकते हैं ना। देखो जो जहाँ पे चेंज करने को जो लॉ लाने जिसके ऊपर उसको छोड़ के थोड़ा सा डिफरेंट लॉ ला सकते हैं। हाँ, डिफरेंट लॉ, वही विधेयक जो है वही विधेयक दोबारा नहीं आएगा, उसको चेंज करके दूसरे कानून के रूप में वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर राष्ट्रपति तो ऐसे किसी भी विधेयक को अपने पास रख लेंगे तो कोई कानून ही नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहां तक तो स्पष्ट था। अब देखते हैं राज्य में। भाई हमने देखा था कि जब संसद यानी कि पूरे भारत की यानी कि केंद्र की जब बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि एक विधेयक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है और एक विनियोग विधेयक होता है। इतने प्रकार के विधेयक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार राज्य में भी आते हैं। बस अंतर क्या होगा कि राज्य में साधारण विधेयक भी होगा, राज्य में धन विधेयक भी होगा, वित्त विधेयक भी होगा, विनियोग विधेयक भी होगा, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक का अधिकार राज्यों को नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है, केंद्र के पास है, और केंद्र की ओर से विधि कौन बनाता है, संसद, तो संसद के पास है। बस ये पॉइंट याद रखना कि संविधान संशोधन विधेयक पर राज्य का अधिकार नहीं है, वो विधेयक यहाँ प्रस्तुत नहीं होते। ठीक, चलिए अब राज्य में कैसा होगा उसका उदाहरण देख लेते हैं। चलो, राज्य में भी साधारण विधेयक हो सकता है, ठीक। फिर हमने देखा था कि भाई राज्य में भी एक मंत्रिपरिषद हो सकती है, राज्य में भी मंत्रिपरिषद हो सकती है ना।
चलिए, ये राज्य की मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम। राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया सीएम, और यहाँ भी जो मंत्रिपरिषद होती है उसका मुखिया प्रधानमंत्री, ठीक, सीएम। अब कोई ये इस गोले के अंदर कौन है? मंत्री। राज्य में जो मंत्री पद पर हैं, बाकी केवल सदस्य हैं। विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक हैं। अगर विधान परिषद है राज्य में तो ये भी एमएलसी हैं, ये भी एमएलसी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये हमको देखने नहीं मिलता, ये है नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जो भी मंत्री होंगे, जो भी सदस्य होंगे, केवल विधानसभा के होंगे, ठीक। चलिए, मंत्री भी ला सकता है, आप जानते हो साधारण विधेयक मंत्री भी ला सकता है, और जो मंत्री नहीं है, सामान्य विधायक है, वो भी ला सकता है। दोनों का अधिकार है। अगर इसी साधारण विधेयक को कोई मंत्री लेकर आएगा तो ये शासकीय विधेयक कहलाएगा। अगर इसी विधेयक को कोई सामान्य सदस्य लेके आएगा तो वो अशासकीय विधेयक कहलाएगा। यही डिफरेंस था। चलिए, अब साधारण विधेयक का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। वो विधानसभा पहले सदनों में जाएगा, राज्य विधायिका के दोनों सदनों में, फिर यहाँ से क्रॉस होने के बाद राज्यपाल के पास पहुँचेगा, ठीक, यही रास्ता होगा। मतलब वो सदन से पारित होने के पश्चात ही राज्यपाल के पास पहुँचेगा। जितने भी विधेयक होते हैं सबका अधिनियम बनने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, सदनों की शक्तियाँ उस विधेयक पर अलग अलग हो सकती हैं, और राष्ट्रपति हो या राज्यपाल उसकी भी शक्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। साधारण विधेयक भी आएगा, बिल्कुल वही जो संसद में हो रहा था। वो विधेयक पूरा लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाएगा, और उसके पश्चात जो है उस पर डिस्कशन होगा। और इसी बीच में डिस्कशन के दौरान जो विधानसभा में बैठे सदस्य हैं वो उस विधेयक पर अपनी संशोधन भी सुझा सकते हैं, और यदि वो संशोधन बहुमत से पारित हो गया तो फिर वो संशोधन भी हो जाएगा उस विधेयक में। और उसके बाद अंतिम रूप से विधानसभा के अध्यक्ष एक तारीख निश्चित करेंगे कि इस तारीख को इस विधेयक पर निर्णय करना है। अब वोटिंग होगी, और फिर से यदि वो विधेयक सामान्य बहुमत से अगर विधानसभा से पारित कर दिया जाता है तो उसे पारित मान लिया जाएगा। और सामान्य बहुमत से हम क्या समझेंगे? सामान्य बहुमत से क्या समझते हैं हम? नहीं यार, उपस्थित और मतदान का, उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, 50% से अधिक, ये होता है। उपस्थित केवल आपके साथ खेलने के लिए है, क्योंकि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सदस्य का मतदान तभी मान्य रखता है जब वो सदन में उपस्थित हो। टेलीफोन से मतदान नहीं मान्य नहीं है। तो ये केवल खेल है। असल में क्या है, जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 50% से अधिक होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ 90 यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 90। उस दिन अनुपस्थित हो गए मतदान वाले दिन 10, कितने उपस्थित हुए? 80 में से 10 ने बोला हम मतदान ना तो पक्ष में करेंगे ना तो विपक्ष में करेंगे। तो मतदान वास्तव में किया कितनों ने? 70। तो 70 का आधे से ज़्यादा क्या होगा? 36 लोगों ने यदि इस विधेयक के पक्ष में मतदान कर दिया तो ये विधेयक विधानसभा से पारित मान लिया जाएगा। नहीं, बहुमत के लिए 3 लोग भी पारित कर देंगे उसको। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, एक शब्द आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है जो आगे तुम पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन इस समय चूंकि पूछ दिया है तो मैं बता देता हूं। एक शब्द सुनोगे आप बाद में, गणपूर्ति। गणपूर्ति, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में कोरम। यू है ये कोरम, QUORUM, कोरम। इसी को हम कोरम कहते हैं। ध्यान से सुनिए ये क्या होता है। गणपूर्ति किसी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। गणपूर्ति किसी सदन की कुल सीटों का, मान लो 90 है, तो 90 कुल सीट है विधानसभा की। लोकसभा की 543 के हिसाब से निकालेंगे कुल सीट है उसकी। अभी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो मैं विधानसभा की गणपूर्ति की बात कर लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें 90 है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की गणपूर्ति क्या होगी? 1/10, 9 है ना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात सुनिए। जो सदन का मुखिया है ना, लोकसभा और विधानसभा में मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष।
और राज्यसभा और विधान परिषद में क्या कहलाता है? सभापति। सभापति, ठीक, तकनीकी रूप से यही सही है। लोग अध्यक्ष अध्यक्ष बोल देते हैं हर जगह, लेकिन वो सही नहीं है। मुखिया सदन का भगवान होता है, और ये बिल्कुल ये संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में ये प्रावधान है कि यदि गणपूर्ति के अभाव में सदन का मुखिया उस दिन की बैठक को स्थगित कर सकता है। यदि गणपूर्ति नहीं हुई, मतलब कम से कम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का, कुल सीटों का 1/10 लोग उपस्थित नहीं हुए, तो उस दिन की बैठक स्थगित कर सकता है। स्थगित कर देगा वो, क्योंकि गणपूर्ति है ही नहीं, है ना। कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थिति अनिवार्य है सदन का उस दिन का बैठक और कामकाज चल सके। क्लियर है? कर सकता है कि करेगा? देखिए, अगर विधेयक, अगर मान लो बहस हो रहा है, डिबेट हो रहा है, उस समय कोई विधायी कार्य नहीं हो रहा है, विधायी मतलब बोले तो विधेयक का काम नहीं हो रहा है, अधिनियम का काम नहीं हो रहा है, तो वो करेगा, क्योंकि उस मतदान का कोई वैल्यू नहीं हो जाता, उस विधेयक में उस मतदान का कोई वैल्यू नहीं हो जाता। आम समय पर मान लो कोई विधायी कार्य नहीं हो रहा है, कोई मतलब ऐसा समझ लो कि विधेयक पर कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? मुद्दों पर बहस होती है ना। इसलिए कहा जाता है कि वो कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। आप एकदम बिल्कुल सॉलिड मान लीजिए, क्योंकि एक कंसेप्ट याद रखिएगा, सदन का मुखिया उस सदन का भगवान है। अगर संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, तो फिर तो कोई नहीं कर सकता, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन सदन का कामकाज किस तरीके से चलेगा, उसके नियम क्या होंगे, वो सदन का मुखिया तय कर सकता है, अपने हिसाब से बना सकता है। सदन में कैसे कामकाज होगा वो सब का भगवान वही है, वही तय करेगा। बैठक स्थगित कर देगा। कर सकता ही है, लेकिन 10 है तो भी वो मतलब उसका मर्जी होगा तो वो पारित भी करवा देगा। पारित वो कैसे करवा देगा? पारित तो सदस्य ही करेंगे ना। सदस्य करेंगे, लेकिन अमूमन तो चाहे विधानसभा का सदस्य ये जो होता है, देखो, संविधान करेगा बोलता नहीं, बोलता है, बोलता है कर सकता है। संविधान करेगा नहीं बोलता है, कर सकता है, मतलब 1/10 में कर सकता है। और वहाँ उसके ऊपर है, और वो होना ही है। कौन सा विधेयक पर निर्णय होगा अगर मान लो 1/10 सदस्य भी नहीं है ना। ये समझिए गणपूर्ति। इधर आइए, पारित हो गया। अगर पारित नहीं हो पाया तो उल्टा हो गया, तो 36 लोगों ने विपक्ष में मतदान कर दिया उसके, और 34 लोगों ने पक्ष में किया, तो क्या होगा? वह विधेयक विफल हो जाएगा, पारित नहीं हो सकेगा, और ये विधेयक अधिनियम बनने का रास्ता इसका यहीं खत्म, समाप्त। ठीक। अगर यहाँ से पारित हो गया, दूसरे सदन है तो दूसरे सदन में जाएगा, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो दूसरे सदन में जाएगा, नहीं तो सीधे फिर राज्यपाल के पास पहुँचेगा, है ना। चलिए हम पहुँचा देते हैं, बारीकी हम देखेंगे बाद में। हम पहुँचा देते हैं यहाँ पहुँचाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अंतर है, जो यहाँ पे अंतर था, थोड़ा अंतर यहाँ है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फिर से हमने देखा था, एक साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में जिस दिन प्रस्तुत होता है उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक सदन एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने सदन में रोक सकता है? 6 माह। ये देखा था हमने, ये भी 6 माह, ये भी 6 माह। और अगर वो विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो गया, और 6 माह तक यदि उस सदन ने उस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो 6 माह की समाप्ति के पश्चात वह विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, मतलब विफल हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा, है ना। चलो यहाँ से पारित हो गया, मान लो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा ने अगर 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यहाँ खत्म। यही पढ़ा था कल। सेम यहाँ भी है, इसके लिए भी 6 माह है विधानसभा के लिए। अगर कोई साधारण विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है और विधानसभा में 6 माह तक एक्सेप्ट कर लिया उस विधेयक को, और 6 माह तक कुछ नहीं किया, तो 6 माह पश्चात ऑटोमेटिकली वह विधेयक समाप्त मान लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ अब यहाँ वो विधेयक यहाँ से पारित हो गया मान लो, तो यहाँ पहुँचा, विधान परिषद जहाँ है वहाँ पहुँचा। ठीक, ये अधिकतम 3 माह तक
ये क्या कर सकता है? 3 माह। 3 माह तक विधेयक को अपने पास रोक सकता है पहली बार में। अभी मैं समझाऊंगा, अभी समझो केवल 3 माह अभी, है ना। लेकिन 3 माह की समाप्ति अगर हो गई तो यहां विधेयक समाप्त नहीं होता। मतलब साधारण विधेयक पर विधान परिषद को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? वो 3 माह डिले कर सकता है। इसकी शक्तियां, यहाँ बराबर की शक्तियां थी साधारण विधेयक पर, यहाँ पर इसकी शक्ति इससे कम है। मतलब हम कहेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैज़ ओवरराइडिंग पावर्स, अंग्रेजी में पहुँच गया, जो विधानसभा की साधारण विधेयक पर जो शक्ति है वो विधान परिषद के ऊपर है, यहाँ बराबर की शक्ति नहीं है। ये 6 महीने तक रोक सकता है और यदि विधानसभा ने 6 महीने में उसे पारित नहीं किया उस साधारण विधेयक को, स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर अगर साधारण विधेयक गया विधान परिषद में और 3 माह बीत गया और उसने कुछ नहीं किया तो भी पारित मान लिया जाएगा। क्या बोला? तो भी पारित मान लिया जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है ना? जो थोड़ा बहुत अटका हुआ ना, वीडियो आज देख लेना, कल टेस्ट के बाद कहानी की तरह देख लेना, 3 घंटे का फिल्म है बस, है ना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब अच्छा, अब चलिए हम मान लेते हैं कि दोनों ने पारित कर दिया है, राज्यपाल के पास पहुंच गया। अब जो शक्ति संसद का कोई विधेयक जब पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो अनुच्छेद 111 में था। यहां पर जब कोई विधेयक राज्य का सदनों से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो ये शक्ति इनके पास कौन सा अनुच्छेद में? 200, अनुच्छेद 200। ठीक, मतलब ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीएससी के लिए तो हाई है, पीएससी के लिए तो कुछ छोड़ना नहीं। आइए, अब राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प है एक विधेयक पर, वो देख लेते हैं। साधारण विधेयक पर नंबर 1 स्वीकृति दे देंगे अपनी, वो राज्य का कानून बन जाएगा, राज्य का विधि बन जाएगा, या फिर अस्वीकृत कर देंगे, राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा, या फिर पुनर्विचार के लिए वो राज्य विधायिका को लौटा देंगे। और जैसे ही राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटाया, मतलब जिसने इस विधेयक को लाया था उसी के हाथ में पहुंच जाएगा। फिर वही चीज़ होगी कि जो विधेयक लाया है, चाहे मंत्री हो चाहे सामान्य सदस्य, उसके पास 2 विकल्प होंगे। वो ये सोचेगा कि राज्यपाल ने फलाना फलाना जगह अपनी टिप्पणी लिखी है और इसकी वजह से मेरे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। तो वो ऐसा सोच सकता है कि निश्चित तौर पर मेरे विधेयक में कोई कमी है, मैं संशोधन कर देती हूँ जो राज्यपाल महोदय चाहते हैं। या फिर अड़ियल होगा तो नहीं करो जा, ऐसे ले जाऊँ फिर से। दोनों विकल्प है उसके पास। चलो, वह विधेयक यदि राज्यपाल ने राज्य के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटाया तो फिर जिसने जो विधेयक लाया है या तो उसे संशोधन कर देगा या फिर उसी रूप में वापस प्रक्रिया में ले आएगा। पूरी प्रक्रिया फिर से जैसे शुरू हुई थी ना वैसी प्रक्रिया होगी। चलो, अगर मान लो दूसरी बार वो प्रक्रिया में लेके आया उस विधेयक को संशोधित रूप में या उसी रूप में लेकर आया, तो यहां से विधानसभा में अगर विफल हो गया, अगर इस बार पारित नहीं हो पाया तो क्या होगा? खत्म। जिस मोमेंट पे पारित नहीं हो पाएगा खत्म। लेकिन हम मानते हैं कि विधानसभा ने पुनः इसे सामान्य बहुमत से पारित कर दिया, ठीक, फिर यहां गया। दूसरी बार विधान परिषद को 1 ही महीने का समय होता है, 1। दूसरी बार में पुनर्विचार के लिए लौटाया और वह विधेयक फिर से इसके पास फिर से 6 महीना है, फिर लेकिन पारित हो गया। मान लो अगर पारित ही नहीं हो पाया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। पारित हो गया तो विधान परिषद के पास आएगा, लेकिन दूसरी बार में उसी विधेयक पर 1 महीने का समय, 1 महीने तक ही रोक सकता है। अगर 1 महीने में उस विधान परिषद ने पारित नहीं किया तो पारित मान लिया जाएगा। समझ गए? इसका मतलब कुल मिलाकर विधान परिषद को विधेयकों पर शक्ति है ही नहीं, विफल करने की या वो करने की शक्ति है ही नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं कर सकते। तो अब मैं आपसे पूछूं कि प्रथम बार में विधान परिषद एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है? 3 माह।
लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक विधान परिषद एक साधारण विधेयक को कुल कितने समय तक रोक सकता है? 4। कुल, समझ गया ना, कुल 4, क्योंकि दूसरी बार 1 महीने का और रोक सकता है वो 4 महीने, लेकिन बस रोक ही सकता है, पारित मान लिया जाएगा। ठीक, अब ये दूसरी बार मान लो ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया, पारित, फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा। अब बिल्कुल यहाँ कैसा हुआ था, दूसरी बार पहुंचा तो राष्ट्रपति बाध्य थे स्वीकृति देने के लिए, कोई विकल्प था नहीं। बिल्कुल वही राज्यपाल के साथ भी होगा, राज्यपाल भी बाध्य होंगे इस बार स्वीकृति देने के लिए। ठीक, अनुसुईया उइके जो राज्य का जो आरक्षण कानून था उसमें संशोधन के लिए एक और कानून लाए बघेल साहब, 76% करके, है ना। देखो संविधान में संशोधन नहीं है, ये जो विधि पहले से आरक्षण विधि छत्तीसगढ़ की है, उस विधि में संशोधन करने के लिए एक विधि आया था 76% आरक्षण वाला, है ना, कि उसको रिप्लेस कर देते हैं और 76% का आरक्षण नया कानून बना देते हैं। ठीक, अनुसुईया उइके जी के पास पहुंचा, हमारे यहाँ तो ये है नहीं, विधानसभा ही है, और निश्चित था भाई यहाँ तो 60-65 प्लस कांग्रेस के विधायक हैं, पारित होना ही है उसको। ठीक, तो पहुंचा राज्यपाल महोदय के पास, और राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति का विकल्प था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने हवाला ये दिया कि असंवैधानिक हो जाएगा। जब 58% आरक्षण विधेयक जब माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है तो 76% कैसे लागू होगा? तो इन्होंने ये हवाला देते हुए मना कर दिया। हालांकि राजनीतिक कारण कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल केंद्र से नियुक्त होते हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा कांग्रेस जानते हो कितना मित्रता है, प्रेम है ना। ये उन्होंने नहीं किया, ये भी नहीं किया, अस्वीकृत भी नहीं किया, और पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाया, क्योंकि पुनर्विचार के लिए लौटाती तो जाहिर सी बात है फिर से पारित हो ही जाता, फिर मजबूर हो जाती संवैधानिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए, और फिर अधिनियम मान लो बन भी जाता, फिर कोर्ट में लटक जाता ना। कुल मिलाकर यहाँ तक स्थिति स्पष्ट है, कोई शंका, कोई दर्द, कोई पीड़ा? क्यों नहीं है वीटो? इसके पास भी वीटो। वीटो पावर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, देखो देखिए, यहाँ वीटो नहीं है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया? अत्यंतिक। अत्यंतिक मतलब जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो वो विधेयक का अंत हो जाता है, वो अधिनियम नहीं बन पाता। तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया? अत्यंतिक। वीटो का मतलब निर्णायक मत, अंतिम निर्णय, है ना। एब्सोल्यूट। यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? अच्छा, ओके, अत्यंतिक, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, अच्छा, ये क्लियर? अरे कुछ टोक देना, ऐसा नहीं है कि तो बैठे रहो बस। ये समझ में आया अत्यंतिक वीटो? डिटेल इसका कल के वीडियो में है। अगर राष्ट्रपति ने पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। यहाँ पहले राष्ट्रपति फिर राज्यपाल पे आता हूँ ना, राष्ट्रपति ने लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है फिर से पारित हो गया तो राष्ट्रपति बाध्य है स्वीकृति देने के लिए। लेकिन क्या हुआ? उनको पुनर्विचार के लिए लौटाया और पारित हो गया सामान्य बहुमत से, तो अनावश्यक ये वीटो गया, क्योंकि दूसरी बार में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो विलंब हो गया ना, पुनर्विचार के लिए लौटाया, विलंब हो गया उस विधेयक को अधिनियम बनने में। तो विलंब निलंबनकारी वीटो। किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, विलंब निलंब ऐसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि विलंब कब होगा? जब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तभी विलंब होगा। तो निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, इंग्लिश में सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अच्छा, अब एक जो वो यहाँ वर्णन नहीं है उसको हम रिलेट करेंगे। अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो संविधान ने किसी समय सीमा का वर्णन नहीं किया है कि इतने समय में राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी है ना। नहीं है टाइम, नहीं बताया भाई। यहाँ 6 महीना बताया, यहाँ बताया, यहाँ बताया, यहाँ बताया, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं बताया। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर अनिश्चित काल के लिए अपनी स्वीकृति को रोक लेते हैं, कुछ करते ही नहीं। तो फिर इस अवस्था को कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति लगता है वो विधेयक को अपने जेब में रखकर
भूल गए हैं, पॉकेट में रखकर भूल गए हैं, तो इस अवस्था को हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया? जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ऐसा ही लिखेंगे हम हिंदी में, जेबी वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो शक्ति, उसी से बना है। क्लियर है यहाँ? पोस्टल, इंडियन पोस्टल यूनियन बिल, पोस्टल जो पोस्टल लॉ था ना हमारा, इंडियन पोस्टल लॉ, उसमें संशोधन के लिए एक विधेयक आया था, रख लिया था, ज्ञानी जैल सिंह। आप आएगा PDF आपके में, वो रहेगा उसमें, ज्ञानी जैल सिंह। पेप्सू अत्यांतिक प्रयोग किया था क्या पेप्सू के लिए? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला। रुको मैं कंफर्म कर देता हूँ। असल में मैं इसको, पॉलिटी की बात होती है तो मैं वो सब खोलता नहीं ना, नोट्स, हम ऐसे ही चले आते हैं मुँह उठा के। मेरे को तो वही याद आ रहा है, लेकिन चूँकि लंबे समय से देखा नहीं हूँ तो सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन वो जहाँ तक मुझे आइडिया वही है। रुको, ठीक है, मैं सही हूँ। अत्यांतिक वीटो 1950 राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू पर इस्तेमाल किया था 1954 में। आपके नोट्स में रहेगा, फैक्ट है वो, टेस्ट के लिए तो पढ़ेंगे आप, है ना। और जेबी वीटो ज्ञानी जैल सिंह, वही इंडियन पोस्टल। राज्य में अस्वीकृत के अंतर्गत है, समझिए। अस्वीकृत निर्णय नहीं दे रहे हैं अलग से। भाई हम ये कहेंगे कि ना तो उन्होंने स्वीकृति दी, ना ही अस्वीकृत किया है, अपना निर्णय रोक के रखा है अनिश्चित काल के लिए, तब जेबी वीटो। और अगर मान लो उसको अस्वीकृत कर दिया तब अत्यांतिक वीटो, क्योंकि अधिनियम खत्म हो गया, है ना। अच्छा, बिल्कुल सेम यहाँ राज्यपाल के पास भी है, बिल्कुल वही से अस्वीकृत कर दिया तो ये भी शक्ति उनके पास, बिल्कुल अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो निलंबनकारी वीटो शक्ति उनके पास, और बिल्कुल जेबी वीटो शक्ति भी है, क्योंकि वो जो है यहाँ भी राज्यपाल के लिए कोई अवधि का वर्णन नहीं है कि कितने समय में राज्यपाल को इस विधेयक पर निर्णय देना है। क्लियर है यहाँ तक? बनेगा कि नहीं बनेगा फिर कानून? नहीं बनेगा, उसको पूरा तरीके से हाँ हो सकता है अगला राज्यपाल बदल जाए और वो आके हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा, लेकिन जब तक वो है रोक के रखा है तो नहीं बनेगा। अच्छा, वो जो था ना ज्ञानी जैल सिंह वाला, उसके बाद वो राष्ट्रपति जब बदले तब उन्होंने हस्ताक्षर किया और वो विधेयक कानून बनाया, वो, है ना। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन्हीं शब्द हैं, मतलब हाँ। स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार संविधान में बोले हैं ना। नहीं, तो जब एब्सोल्यूट ये जो बोल रहे हो वो तो नहीं है बोले ना। मैं तो बोल रहा हूँ वीटो है ही नहीं संविधान में। मतलब ये सब शब्द अवस्था, नहीं है। हाँ, ये शब्द नहीं है, मतलब इसको अवस्था, जो अवस्था है उसको हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस अवस्था में इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, अनुमान किया जाता है। बिल्कुल। और वो प्रावधान तो संविधान में लिखा है ना कि राष्ट्रपति की कितनी समय सीमा के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, है ही नहीं, तो उस अवस्था को अपन कह देते हैं कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। वो शक्तियाँ यहाँ भी हैं, लेकिन एक शक्ति इनके पास ज़्यादा है, राज्यपाल के पास, वहाँ 3 है, इनके पास ज़्यादा है। और वो क्या है? राज्यपाल किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। आरक्षित बोल लो, या कई बार सुरक्षित शब्द का प्रयोग कर देता है, मतलब रिजर्व कर सकते हैं, है ना। देखो, आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो मैं डिटेल में चला जा रहा हूँ, उसके बाद तो मैं एसआई के हिसाब से भागूंगा, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है जल्दी ना। वैसे तो सामान्य अवस्था में 3.5 महीना लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये, और केवल फैक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल है, हर जगह कंसेप्ट है। ठीक, आइए, हम ये जानते हैं कि जो राज्य में राज्यपाल होता है वास्तव में केंद्र का एजेंट होता है ना।
वास्तव में प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे वही राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं एदे समारोह डी कोस्टाला छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नियुक्ति के परामर्श दी, है ना, दीस, और राष्ट्रपति मजबूर है, जो परामर्श देंगे प्रधानमंत्री उनको करना पड़ेगा, ऐसे साइन करके वो राज्यपाल नियुक्त हो गया, है ना। कोई राष्ट्रपति कोई मना भी नहीं कर सकते। मतलब कायदे से अगर हम तकनीकी भाषा में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि राज्यों के राज्यपाल केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। समझ गए ना, नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, जो केंद्र में सरकार है वो जिसे चाहेगा वही राज्यपाल नियुक्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है राज्यों में, वो केंद्र का एजेंट होता है, आँख होता है, राज्यों में नज़र गड़ाए रखता है क्या चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, कहीं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। ये राज्यपाल का काम होता है। वही काम यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले अनुसुईया उइके जी कर रही थी, है ना, माननीय अनुसुईया उइके जी। अभी कौन है, विश्वा, अब ये बन गए, अब ये आँख हो गए, आँख बदल दी गई है ना। ये शक्ति, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्या है भाई, राष्ट्रपति तो बड़ा पद है, पूरे देश के प्रमुख हैं, ये छोटा पद है, राज्यपाल छोटा है ना, राज्य स्तर पे है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा संवैधानिक पद देश का राष्ट्रपति का है और राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का है, लेकिन इनको ज़्यादा शक्ति मिली हुई है। उसका कारण है कि भाई यदि ऐसा ना हो तो राज्य जो है षड्यंत्र कर सकते हैं भारतीय संघ से अलग होने का, या संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर सकते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो राज्यपाल वास्तव में पूरा राज्य में क्या चल रहा है, क्या विधेयक आ रहा है, क्या अधिनियम बन रहा है, क्या सदन में चल रहा है, इस पर नज़र रखा रहता है। जैसे ही उसको कुछ खटपट लगता है तुरंत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है राज्यपाल, है ना। और यदि इसकी पुष्टि हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र संविधान के हिसाब से शासन नहीं हो रहा है, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति तुरंत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ये सब बातें आप समझोगे आगे डिटेल में, है ना। लेकिन एक ये कारण है, और दूसरा देख लो आप यहाँ चौथे का, राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित कर सकते हैं किसी विधेयक को। अब देखो क्यों, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें राज्यपाल एक राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दें। सबसे पहला, यदि उस राज्य के विधेयक में कुछ ऐसा हो जो उस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। संविधान में लिखता है ऐसा है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है कि भाई चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, संविधान ने प्रावधान किए हुए कुछ शक्तियाँ दी हुई हैं, उसके अंदर जाने अभी मत जाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि राज्य कानून बनाकर भी हाई कोर्ट को शक्ति दे सकता है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं यहीं रहना चाहूँगा अभी कि संविधान ने कुछ शक्तियाँ दी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी दी हैं, हाई कोर्ट को भी दी हैं। संविधान में उल्लिखित है, मतलब वो तो रहा, वो उसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। अच्छा, हालांकि संसद संविधान संशोधन कर बढ़ा से जरूर सकता है, कम नहीं कर सकता, जो संविधान ने दे रखी है। राज्य एक अधिनियम ला रहा है और उसमें इस शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में डाल रहा है। अगर राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है तो ये अनिवार्य हो जाता है राज्यपाल के लिए कि राज्य के उस विधेयक को वो आरक्षित कर दें राष्ट्रपति के लिए। ठीक, अनिवार्य है ना। और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ पर राज्यपाल की विवेक की शक्ति है, कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। जैसे उस विधेयक में ऐसा कुछ हो जो राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध हो तो कर सकते हैं। उस विधेयक में कुछ ऐसा हो जो राष्ट्र हित में हो तो कर सकते हैं आरक्षित। उस विधेयक में ऐसा कुछ हो जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हो तो कर सकते हैं। उस विधेयक में ऐसा कुछ हो जो अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो तो कर सकते हैं, है ना। दिमाग पे जोर मत डालिए कि याद रहे ना रहे, क्योंकि ये नोट्स में रहेगा और प्रॉपर आएगा भी, संसद में आएगा। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो भाव समझना जरूरी है संविधान के लिए। कैसे?
शुभम हाथ है पक्का ना? बोला तोर गर्लफ्रेंड की कसम है ना, सच्ची बोल पे। ये जो राष्ट्रपति के पास संरक्षित कर देते हैं, फिर वो मुद्दा कहाँ जाता है? राष्ट्रपति। आ रहा हूँ, अब वो आगे ही बढ़ रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आइए, जैसे ही किसी राज्य के राज्यपाल ने किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया, राज्यपाल का रोल उस विधेयक से खत्म। अब जो करेगा राष्ट्रपति, अब जो करेगा राष्ट्रपति। ठीक, अब ये विधेयक पहुंच जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। आरक्षित कर दिया है, अब ये विधेयक कहां पहुंच गया? राष्ट्रपति महोदय के पास। अब एक राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया अनुच्छेद 201 में कहाँ है? 201 में। भाई संसद का विधेयक जब पहुंचा था तो अनुच्छेद 111 में, राज्य का विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंचा था 200 में, और राज्य का विधेयक अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो अनुच्छेद 201 में। अब क्या क्या शक्ति है? वही नंबर 1 स्वीकृति, नंबर 2 अस्वीकृत भी कर सकते हैं, राज्य का कानून नहीं बनेगा, नंबर 3 पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन विधेयक कहाँ का? यहाँ का है, तो पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे? राज्य विधायिका को। फिर वैसे वही स्थिति पहुँच गया हाथ में, फिर वही 2 विकल्प, संशोधित कर दे या ना करे। फिर से प्रक्रिया में दोहराया, अगर फिर से यहाँ कहीं विफल हो गया तो खत्म, वही खत्म। लेकिन फिर से यदि पारित हो गया, किसके पास जाएगा? क्योंकि राज्यपाल ने भेजा था ना, राज्यपाल का रोल खत्म हो चुका है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। फिर से चलो पारित हो गया, अबे पारित हो गया, ये हरा वाला राष्ट्रपति है ना, फिर ये पहुंचा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास विकल्प, अब 2 विकल्प है, अब या तो स्वीकृति या फिर अस्वीकृति। तुलना समझ रहे हो? संसद का विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया, फिर से पारित हो गया तो राष्ट्रपति बाध्य है। राज्य का विधेयक यदि राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर से पारित हो गया तो राज्यपाल बाध्य हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है ना, तो पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर से पारित हुआ, फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो इस बार राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं। कैसे? कोई शंका है? लघु शंका या दीर्घ शंका? अस्वीकृत कर देने के बाद खत्म, उसके बाद नहीं ला सकते हो, वो लॉ नहीं बनेगा। एक बार अस्वीकृत हो जाता है ना तो एक के बाद सर जब गैर उस टाइम पे जेबी द्वारा पावर ऑन कर सकती है राष्ट्रपति? नहीं, आप नहीं कर सकते। पुनर्विचार के लिए लौटाया ना, तब उसके बाद तो वापस आ गया तो फिर कोई वीटो शक्ति नहीं है। पहले बार में राष्ट्रपति के पास भेजती है, वो अगर पॉकेट में रख लेता तो राष्ट्रपति के पास पहुंचा ही नहीं ना। राज्यपाल आज कौन? पहले जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के पास भेजा, हाँ खत्म, तो वो फिर रुकते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे राष्ट्रपति महोदय कब भेजी। हाँ, तो राज्य के विधेयक पर भी, किसी राज्य के विधेयक पर भी, बड़ा अच्छा सवाल है, किसी राज्य का विधेयक पर भी राष्ट्रपति को पूरी वीटो शक्ति है, पूरी, है ना। राज्य का विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास तीनों वीटो शक्ति का विकल्प है, आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। क्लियर है? इस प्रकार हम इंट्रोडक्टरी क्लास हमारा खत्म होता है। अब हम संविधान की बारीकियों में चलेंगे, है ना, एक एक टॉपिक पकड़ के बारीकियों में, और मैं शुरू करूंगा भाग 3 से। मैं तो सोच रहा था भाग 5 और 6 सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं पढ़े भाग 5 सेकंड, मैं कहीं से भी शुरुआत कर सकता हूँ, मेरे 2 तरीके हैं शुरुआत करने के, है ना, है? क्योंकि आपके जो संविधान के बल्क क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से आते हैं, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए, तय है कि 60% प्लस क्वेश्चन भाग 5-6 से आएगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको ज़्यादा समय देते तो ज़्यादा उत्तम है।
कहाँ डालिस? आज कौन सा तारीख है? 4। ये तो जनवरी है ना। एक समस्या है, मैं बोला था फोल्डर में डालना। सर नेम से ना उसको डेट से करना। यहाँ क्या है? अरे नहीं, सर वो नेम से उसको डेट से करना। ले, विकल्प ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। मैं एक है, अरे मैं यार, लेकिन ना मैं एक फ़ोल्डर चाहता हूँ, बस एक ही फ़ोल्डर में रहे। आज का तारीख में क्या दिख रहा है? यही होना चाहिए, 2:38। वो है 5 संविधान का। वो तो 3-5 है। इतना सारा पेज है, ये शायद इसको एक्सेप्ट ना करे। अब इतना मेहनत के बाद अगर गलत खुल गया तो तेरी पगली। ये पीडीएफ याद रखना, अगर वो नहीं मिला ना तो ये काम आएगा। उससे पूछो, एक बार पूछो तो बाहर डाली है कि फोल्डर में डाली, बस इतना पूछो। ये है क्या? लेकिन ये भी वो पीडीएफ होगा शायद। वो आर्टिकल 72 दिख रहा है? नहीं है। देखिए, पहले भाग 5 में हम पढ़ेंगे कैसे? हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम क्या करेंगे? भाग 5 और भाग 6 इस तुलना में पढ़ेंगे। भाग 6, भाग 5 का जो शीर्षक है वो क्या है? केंद्र या केंद्र सरकार, केंद्र या केंद्र सरकार। और भाग 6 का शीर्षक है राज्य या राज्य सरकार, यह शीर्षक है। केंद्र का बोले तो जैसे ही मैं केंद्र बोलूंगा तो आपको बड़ा गोला आना चाहिए कल्पना में। मतलब भारत, जो भारत नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जो होगा वो सब हम केंद्र में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है, यही पढ़ेंगे। भारत के लिए संसद होता है, यही पढ़ेंगे। भारत के लिए उपराष्ट्रपति का पद होता है, यही पढ़ेंगे। भारत के लिए प्रधानमंत्री होता है, यही पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, यही पढ़ेंगे। महान्यायवादी होता है भारत का एक, वो यहीं पढ़ेंगे। फिर राज्य में आएंगे तो जो राज्य स्तर पे होता है, जैसे राज्य की विधानमंडल, यहीं पढ़ेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री था तो यहाँ मुख्यमंत्री यहीं पढ़ेंगे। यहाँ राज्यपाल पढ़ेंगे, यहाँ महाधिवक्ता पढ़ेंगे। समझ गए ना आप? तुलना में ये हम पढ़ेंगे हमेशा तुलना में। मेरे पढ़ाते वक्त आप पूरा एनर्जी लगाओगे यहाँ भाग 5 में, आपको फिर यकीन होगा
कि 80% आपका भाग 6 यहीं हो गया, क्योंकि जो समझ मैं विकसित करूंगा आपको रटना नहीं होगा। भाग 5 आपके दिमाग में होना चाहिए, भाग 6 80% अपने आप हो जाएगा कंसेप्ट से, है ना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आइए, केंद्र और केंद्र सरकार, भाग 5 केंद्र और केंद्र सरकार। चलिए आइए, संघ एवं संघीय कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका एक पॉइंट है, संघ बोले तो केंद्र ही ना। संघीय कार्यपालिका, आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जानते हैं ये सब। भारत में शक्तियों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक विधायी शक्ति, एक विधायी, एक कार्यपालिक शक्ति और एक न्यायपालिक शक्ति। एक न्यायपालिक शक्ति, ठीक। विधायी शक्ति बोले तो विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति बोले तो विधि बनाने की शक्ति। तो विधि बनाने की शक्ति हमारे पास 2 स्टेज में है, 2 चरणों में है। एक केंद्र में, केंद्रीय स्तर पर कौन बनाता है? संसद, जिसे हम केंद्रीय विधायिका बोल सकते हैं। और एक राज्य स्तर पर राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। यहाँ राज्य की विधायिका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग विधायिका का नाम होगा ना। छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ विधायिका, मध्य प्रदेश विधायिका, हरियाणा विधायिका। तो 2 ये लोग, इनका काम क्या है? विधि बनाने का। संसद जो विधि बनाएगी पूरे भारत पर लागू होगा, और एक राज्य की विधायिका जो विधि बनाएगी केवल उस राज्य पर लागू होगा। इनका काम है विधि बनाना, ठीक। इनका काम क्या है? ये भी 2 स्तर पे होंगे। केंद्रीय विधायिका होती है तो ये केंद्रीय कार्यपालिका होगी, केंद्रीय कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका होगी। ये राज्य विधायिका है तो राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका होगी। इनका काम है विधि बनाना, काम खत्म। इनका काम क्या है? उस विधि को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या है? उस विधि को लागू करना, ठीक। निचले स्तर तक आप देखेंगे डीएम भी कार्यपालिका का ही अंग है ना, समझ गए आप? आइए, लेकिन अभी हम राजनीतिक समीकरण में चल रहे हैं तो वहीं पर बात करेंगे। और न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका हम देखते हैं कि लगभग मोटे तौर पर जिला स्तर पर न्यायालय से शुरू होता है। यहाँ से अगर कोई निर्णय हुआ, असंतुष्ट हो तो आप अपील कर सकते हो, तो राज्य के उच्च न्यायालय में जाएगा केस, और उच्च न्यायालय से असंतुष्ट हुए तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो राज्य की जो न्यायपालिका की संरचना जिला से शुरू होती, जिला के नीचे भी होता है, लेकिन हमें उतना डिटेल नहीं जाना है, हम जज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका खत्म है ना। उच्च न्यायालय के बाद जनरल मामले तो जाते नहीं है। कौन बोला? हाई कोर्ट। कौन बोली? मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाते। कौन बोला? सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा सकता है अपील के माध्यम से। या ये बस वहाँ होता है? नहीं, ये कौन बोला यार? सारे सिविल मामले, सारे क्रिमिनल मामले जिला स्तर से अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय पहुंच सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, है ना। वो अलग चीज़ है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो अलग चीज़ है। वो तो आप हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हो। अभी मत जाओ वहाँ। मूल अधिकार के अलावा भी आ सकता है क्रिमिनल और सिविल मामले। मूल अधिकार क्या है? वो तो जाता है सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन बाकी मामले भी क्रिमिनल और सिविल नहीं जा सकते डायरेक्ट, उसका प्रॉपर। हाँ, उच्च न्यायालय के थ्रू जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इधर से वो होते हुए उच्च न्यायालय के। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ सारे, अरे सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय होता है। सत्र न्यायालय में किस तरह के मामले चलते हैं? सत्र न्यायालय में क्रिमिनल मामले चलते हैं, क्रिमिनल, है ना, जिसे हम फौजदारी कहते हैं। और यहाँ पर दीवानी मामले, जिसे हम सिविल मामले कहते हैं। कोई भी मामला हो, यहाँ पर यदि जज न्यायाधीश ने निर्णय दिया और आप उस निर्णय से असंतुष्ट हो तो आप अपील कर सकते हो। अपील कहाँ जाएगी? आपकी उस राज्य के उच्च न्यायालय में जाएगी। फिर यहाँ के भी न्यायाधीश से यदि निर्णय दिया और आप असंतुष्ट हो, अपील यहाँ जाएगी, चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो। वो मौलिक अधिकार वहाँ घूम मत, अभी वो आएगा तो बताऊँगा ना, क्योंकि जो शुरू कर रहे हैं ना वो घूम जाएंगे, अरे साला कहाँ से मौलिक अधिकार आ गया ना। अबे मत जाओ, यहाँ रहो। अब न्यायपालिका को देख लो, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन न्यायपालिका जानते हो यहाँ भी घुस सकता है,
यहाँ भी घुस सकता है ना। ये यहाँ नहीं कर सकते, है ना, ये यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ये यहाँ इंटरफेयर कर सकता, ना ये, लेकिन ये यहाँ भी घुस सकता है, यहाँ भी घुस सकता है। तब असल में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, हाईकोर्ट को भी है और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों को ही है। ये जिला स्तर पे मत जाओ ना, जब संविधान का मामला आता है जिला स्तर को भूल ही जाओ, ठीक। संविधान के मामलों में अगर व्याख्या की आवश्यकता हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कभी कभी देखना कोई मामला होता है तो अरे भाई संविधान कहना क्या चाह रहा है, इसकी व्याख्या चाहिए, तो उच्च न्यायालय में भी आप दायर कर सकते हो, व्याख्या देगा उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की व्याख्या से आप असंतुष्ट हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करेगा वो अंतिम व्याख्या होती है, उसके बाद कोई किसी और को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। फ्लो चूंकि ये अंतिम व्याख्याकार है ना, अगर मान लो विधायिका कोई ऐसी विधि बना रही है जो संविधान के विरुद्ध जा रही है, तो न्यायपालिका वहाँ इंटरफेयर करेगी, और उस विधि को यदि संविधान के उल्लंघन कर रही हो कोई विधि, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, कोई विधि यदि संविधान का उल्लंघन कर रही है तो उच्च न्यायालय और ये लोग क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित करके उस कानून को रद्द कर देंगे, है ना। अब ये विधि बनाई, इसको लागू करने के लिए आप जानते हो मंत्री राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं, फिर नीचे अधिकारी उसको पूरा करते हैं। अगर इन लोगों ने कोई आदेश जारी किया है इन विधियों को लागू करने के लिए, और वो आदेश यदि असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका यहाँ भी इंटरफेयर करेगी और उस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर सकती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर, राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया तो वो विधि बन गया, लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति से भी चूक हो जाए, वो कानूनी जो दावपेच है शायद उनसे मिस हो गया हो, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसकी जांच की तो पाया कि ये विधि जो है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही, असंवैधानिक घोषित कर देगी और रद्द कर देगी उस कानून को। क्लियर है ना? आइए, संविधान पर देते तो उसको हाई कोर्ट ऑलरेडी इसको रद्द कर चुकी। किसको? हाँ, देख लो आरक्षण वाला 58% कानून था ना यहाँ का, राज्यपाल ने हस्ताक्षर करके बनाया था रमन सरकार के समय में। क्या किया हाईकोर्ट ने? चुनौती दी गई, बिल्कुल असंवैधानिक करार दिया, 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। यही तो हुआ राज्य। पब्लिक मतलब वहाँ पे चुनौती देता होगा कोई भी, तुम जाके केस कर दो, और जैसे नहीं करेंगे आप नहीं करोगे तो चला ही तो 10 साल तक। जब किसी ने नहीं किया तो चल ही तो रहा था, जब किया तब आ गया रिजल्ट, है ना। आओ अब हम शुरू करते हैं संघीय कार्यपालिका। मैंने बताया आपको केंद्रीय कार्यपालिका और ये होता है, हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? संघीय कार्यपालिका। केंद्रीय को ही संघीय बोल सकते हैं ना, बड़ा मैथ में देखे भारत या संघ या केंद्र एक ही को बोल रहे हैं, तो संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका एक ही है। पहला सवाल, संघी का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम नहीं किया ना पहला क्लास। देखो, भारत एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का ना। ये जो राज्य और संघ शासित प्रदेश जो भारत के अंग हैं, जिनसे मिलकर भारत बनता है, ये संघ है, ये संघ है। अब संघ की बात यदि करेंगे कि भाई अमेरिकी संघ आप बात करते हो, अमेरिका भी आप ऐसे ही कुछ इसी प्रकार से बात करते हो ना, अमेरिका भी एक संघ है 50 राज्यों का। असल में वो 50 राज्य देश हैं, वो देश है ना जिनका एग्रीमेंट हो गया है, तो एग्रीमेंट होके अब वो क्या बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। भारत में भी हमारे राज्य हैं, लेकिन ये देश नहीं है पृथक। अंतर क्या है कि हम राज्य और संघ शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, ये भारत से अलग नहीं हो सकते,
जबकि वो किसी वादे पर एक साथ मिले हुए हैं, और वादे तो टूट जाते हैं, टूट सकते हैं। आज के युग में टूटता ज़्यादा है, जुड़ता कम है ना। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ, लेकिन भारत के राज्य और संघ भारतीय संघ से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, वो विशेषता और भी बहुत सारी चीज़ें, वो विषय डीप में आएंगे, ये समझ गए। अब संघीय कार्यपालिका बोले तो पूरे भारत के लिए, पूरे भारत की कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका देखें आप, तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल नहीं मंत्री परिषद होना चाहिए, एकदम तकनीकी रूप से मंत्री परिषद, और महान्यायवादी। यहां से प्रश्न बन सकता है कि संघीय कार्यपालिका का अंग कौन है कौन नहीं है, याद रहे। राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ठीक, इतने चीजें तो आपने बहुत बार सुनी है, शायद यहाँ अटके हुए। महान्यायवादी पता है कौन है? सर जो महादेव राज्य में महादेव तो होते हैं। हाँ वही होता है, लेकिन होता कौन है? तो सीजेआई बोल दिया है। सरकार की तरफ से पक्ष रखता है किसी भी महान्यायवादी संघीय स्तर पे है ना, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल, इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल ऑफ इंडिया। ठीक, तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो सीजेआई क्या करता है? सीजेआई भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको सीजेआई बोलते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो वो क्या कर रहा है? वो भाटा बूझ रहा है क्या? ये उस अलग है, देखो कैसे भाई, वो न्यायपालिका में न्यायाधीश है, उसका काम है निर्णय देना ना, जज है। और ये क्या है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी बोले तो विधि का ज्ञाता, सर्वोच्च विधि का ज्ञाता। और ये करता क्या है? तो ये केंद्र को विधि के मामले में अपनी सलाह देता है, एक काम। दूसरा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय, देखो भाई मान लो पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद हो गया कोई, तो ये विवाद हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो चलेगा नहीं। पाकिस्तान बोलेगा वाह, तो अपन सुप्रीम कोर्ट में चला गए तो फिर फेवर देवे भारत के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान में चलेगा तो भारत नहीं मानेगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है? हेग। हेग किसकी राजधानी? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग, वहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और राष्ट्रों के बीच का जो विवाद होता है वो कहाँ जाता है? हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और जब ऐसा होता है तो केंद्र सरकार महान्यायवादी को नियुक्त कर सकती है कि जाओ हम भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करो वहाँ, मतलब भारत सरकार का वकील बन के जाएगा। समझ रहे हो? सर कैपिटल नहीं है उसका, नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है। अच्छा, हेग एक शहर है, हेग। ठीक, समझे? ये क्या करता है? ये न्याय नहीं करता है, न्यायाधीश नहीं है ये। लेकिन ये बात अलग है कि जो महान्यायवादी होता है ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही तो होते हैं, मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस, तो वही तो काम आएगा ना। चलो, अब सर वहाँ पे आप मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिपरिषद बोलेंगे। मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल संविधान में केवल एक ही जगह हुआ है, अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल अलग चीज होती है ना। ये क्या है? मंत्री परिषद। अभी गोला उसको समझाने के लिए बनाया है, मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन? पीएम ना। और पीएम के अलावा देखो जितने भी मंत्री होते हैं ना मंत्री परिषद में,
उनको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पीएम तो यहाँ है ही है, और कुछ अन्य मंत्री, इनकी संख्या 15 से 20 हो सकती। कितनी हो सकती? 15 से 20, कोई निश्चित संख्या नहीं है ना। ये पीएम समेत कुछ पीएम के खास मंत्री होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय के मिनिस्टर। इन सब को प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? इनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दे देते हैं। क्या देते हैं? कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक है ना, मतलब सारे मंत्रियों में उच्च क्लास के मंत्री हैं ये ना। इनके समूह को, पीएम समेत इन कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, और इंग्लिश में कैबिनेट। अब इससे नीचे के कुछ रैंक के मंत्री, इनकी संख्या ज्यादा होती है, बिल्कुल इससे ज्यादा ही होगी। ये कौन होते हैं? राज्य मंत्री। ये कौन होते हैं? राज्य मंत्री। अच्छा, राज्य मंत्री से ये मत समझ लेना कि राज्य में मंत्री, केंद्र में ही मंत्री हैं ये, लेकिन इन्हें कहा क्या जाता है? राज्य मंत्री। ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है राज्य मंत्री प्लेन, और एक होता है राज्य मंत्री मसाला। एक तरफ प्लेन है तो दूसरा मसाला होगा ना। जानती हो, तुमने खाया है प्लेन पापड़? मसाला पापड़ भी नहीं खाया? चलो, इनमें से बहुत लोग, तुम लोगों ने आए क्यों? प्लेन पापड़ नहीं होता प्लेन? बताओ, दारू तक पहुंच गया, प्लेन पापड़ भी होता है। ठीक, इधर आओ। राज्य मंत्री, एक तो प्लेन राज्य मंत्री, ठीक, और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुने होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अंग्रेजी में बोलते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सर राज्य मंत्री समझ में आया सर। अभी उनको कहते हैं कैबिनेट के बाद उससे नीचे रैंक के मंत्रियों को राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य में मंत्री नहीं है ये, लोकसभा में रहेंगे। हाँ लोकसभा नहीं, केंद्र में ही मंत्री हैं ये। हाँ। जैसे कि अभी दुर्ग से वो लोकसभा का वो जो नेता है ना, विजय बाबू, वो तो सदस्य है बस। रुक जा, अभी समझा दे रहा हूँ, रुक जा। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ना, असल में ये इनसे निचले लेवल के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये ना बड़े बड़े मंत्री, जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय बड़ा मंत्रालय, कोल मंत्रालय बड़ा मंत्रालय है ना, ये सब बड़े मंत्री, एक मंत्री के शायद संभव ना हो सके वो कर सके, तो ये जो इसलिए नीचे रैंक के मंत्री होते हैं, इनकी सहायता के लिए अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब ऐसे समझो आप, मान लो ये दे समारू हमार राज्य मंत्री और दुकालू हमार यहू राज्य मंत्री, लेकिन अंतर का है स्वतंत्र प्रभार। समारू अटैच हो गया है पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ। किसके साथ? अभी कौन है? मैं तो करंट से अभी दूर हूँ, वही होगा शायद। तो ये कैबिनेट मंत्री है, मान लो ये हमारा ये कौन है, हमारा टेटका, पेट्रोलियम मंत्री कौन है? टेटका। तो समारू का है, समारू राज्य मंत्री पेट्रोलियम है। समारू क्या है? राज्य मंत्री पेट्रोलियम। तो हम समझ जाएंगे जो कैबिनेट मंत्री है उससे अटैच हो गया ये। दुकालू भी राज्य मंत्री है, और मान लो ये किसके साथ अटैच हो गया है? ये कोल मंत्रालय के साथ, कोल मंत्री के साथ कोयला मंत्री। दोनों में अंतर ये है कि ये जो दुकालू है ना, इसको कोयला मंत्रालय का कुछ विभाग दे सकते हैं कोयला मंत्री, और स्वतंत्र कर देंगे उस विभाग का निर्णय तू करना है। वो सब आपको याद रखना होगा वैसे, लेकिन मंत्री नहीं पूछता यार। तुरंत कोई बदला होगा तो पूछ सकता है, वरना मंत्री नहीं पूछता, थोड़ा राजनीतिक हो जाता है। सब दोनों में अंतर समझ गए, दोनों ही राज्य मंत्री हैं, लेकिन वो केवल जो पेट्रोलियम, अगर वो जो समारू है, जो मतलब पेट्रोल मिनिस्टर जो बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, वो केवल असिस्ट करेगा, ये भी असिस्टेंट है। लेकिन
ये जो स्वतंत्र प्रभार है, तो कोयला मंत्रालय में कोई विभाग दिया जा सकता है जहां स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सकता है। बस दोनों में अंतर ये। और ये देखो, इन्हें क्या कहते हैं, एक निचले स्तर के मंत्री उपमंत्री, इन्हें क्या कहा जाता है, उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। हालांकि भारत में ये कंसेप्ट हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक। और ये जो होते हैं ना, ये सीनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, कोई भी सीनियर बूढ़े उड्ढे, उनकी सहायता के लिए होते हैं। ये यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। समझ गया? अब तुम्हारा सवाल पे आ रहा हूँ मैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस समझ में आया? मंत्री परिषद का एक अंग है मंत्रिमंडल, है ना? और मंत्रिमंडल, इसका इस शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद 352 में आया है। उसके अलावा हर जगह तुम्हें केवल मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्री परिषद दिखाई देगा। इसलिए मंत्रिमंडल तकनीकी रूप से गलत है। ठीक, जब आपातकाल की बात करेंगे ना, तब मंत्रिमंडल आएगा वहां। ठीक है? पूरे मंत्री परिषद है, पूरा एक साथ मिला। हाँ, सारे मंत्रियों, प्रधानमंत्री समेत केंद्र में सारे मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। और प्रधानमंत्री समेत कुछ कैबिनेट रैंक के मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। एक ही बार उल्लेख किया है 352 मंत्रिमंडल, कैबिनेट। द वर्ड कैबिनेट is used only once and that is in under article 352. मंत्री परिषद में विपक्ष के नेता भी आते होंगे ना ना ना, सिर्फ पक्ष वाले। भाजपा ने चुनाव जीता है, भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के लोगों को ही ये बनाएंगे। अगर कांग्रेस के किसी को मंत्री बना देंगे तो जो जीते हैं भाजपा की ओर चुनाव मुँह नहीं बांधेंगे, है? नहीं होता ऐसा। मतलब अपने लोगों को बनाया जाता है। वो तो विपक्ष है ना, वो केवल सदस्य रहेंगे। कर सकते हैं। करने को कर सकता है। जैसे मान लो दो पार्टी का एक गठबंधन हो गया है, तो उस पार्टी जो गठबंधन जिससे हुआ है उसके सदस्य को मंत्री बना सकता है। लेकिन विपक्ष क्यों बनाएगा? वो विपक्ष में मतलब विरोधी है। तो ऐसा हो गया कि जासूस अपने घर में खुद ला लिए, है ना? वही ढहा देगा उनका सरकार को। मतलब सिर्फ पक्ष का नेता। जो राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतती है उसी को अधिकार है सरकार बनाने का, और उसी के मंत्री होते हैं। इसका राज्य मंत्री का भी कोई संख्या निर्धारित नहीं, कुछ संख्या है। मंत्री परिषद का संख्या निर्धारित है। ये जो पूरी मंत्री है ना, प्रधानमंत्री समेत, इनका निर्धारित है। क्या है वो? 15। आधा सालों, फिर भी आधा बोलते हो। 15% क्या? सदस्य की पूरे मतलब जो संख्या है, सदस्य जितनी अधिकतम संख्या है उसका 15%। है? नहीं बताया हूँ? हाँ, अबे अरे यार, ऐसे कैसे करोगे तुम लोग? साला उसी समय कर डालो, उसको दिमाग में रख डालो। टालो मत, बता रहा हूँ मैं, देना है ना ऐसा ही का, टालो मत। कुल सीटों का 15। किसका? अबे किसको? हाँ, ऐसा बोलना। जिनका कोई सीट नहीं। ये जो मंत्री परिषद है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें अधिकतम मंत्रियों की संख्या, अधिकतम मंत्री, प्रधानमंत्री समेत ना, ध्यान रहे, प्रधानमंत्री समेत, प्रधानमंत्री समेत, ये लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता, से अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम 15%, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे 543 है, 543 का 15% निकालो तो लोकसभा के लोकसभा की अधिकतम सीटों का 15% है। कुल जितने अभी उपस्थित हैं, मतलब जितने हैं, कुल सीट है जितनी। हाँ 243 है, उसके 500। हाँ बिल्कुल। कुल मान लो कोई एक मर गया है, उस समय सीट रिक्त है, तो 552। 15% अपने हिसाब से मंत्रिमंडल वो प्रधानमंत्री के ऊपर है। बताया था ना किसको किसको मंत्री बना सकता है ना? ये क्लियर है? कुछ विभाग प्रधानमंत्री भी रख सकते हैं। उसकी मर्जी, वो चाहे तो 10 विभाग रख ले। अच्छा, केंद्र में विभाग नहीं होता, मंत्रालय होता है। राज्य में विभाग होता है ना?
आज वो वीडियो कल तक देख लेना, मंडे को जब आओगे ना एकदम क्लियर रहेगा। कल संडे टेस्ट अभी हुआ क्या है, अभी तो प्रॉपर सब राष्ट्रपति शुरू होगा तो अगले अब टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट दोहू का अभी ये सब मिक्सचर है, इसी में से प्रश्न बनाऊं। और हिंदी जो हुआ है कहाँ तक हुआ है? अरे सर जैसे लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है ना, अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल सीट जो है उसका, क्योंकि वो तो सीटों की सीमा तय की गई है। वर्तमान में तो उतनी ही सीटों पर चुनाव होता है ना। टेक अ ब्रेक, फिर आते हैं वापस, आगे बढ़ाते हैं। क्या वो बुढ़िया गया इसका? हाँ